होलिस्टिक वेलनेस स्कूल में आप तो सभी का स्वागत है। होलिस्टिक वेलनेस स्वास्थ्य और सुख के प्रति एक दृष्टिकोण है जो व्यक्ति को पूर्णता के साथ देखता है और उनके मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और आध्यात्मिक पहलुओं के संबंधों को समझता है। यह हमारे जीवन के उन सभी पहलुओं की समर्पितता को समझने और पोषण करने के बारे में है, क्योंकि ये सभी हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य और खुशी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य के सभी पहलुओं में सम्मिलित करता है, जिसमें आहार, शारीरिक गतिविधि और नींद शामिल है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम का ध्यान रखना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। होलिस्टिक वेलनेस का आर्थिक पहलू आपकी आर्थिक स्थिति को शामिल करता है। इसका मतलब है कि यह आपके वित्तीय संपत्ति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने, भविष्य के लिए बचत करने और वित्तीय तनाव को कम करने के बारे में है। आर्थिक स्वास्थ्य को बजट बनाने, निवेश करने व वित्तीय योजना बनाने के माध्यम से सुधारा जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य की संपूर्णता में मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य शामिल होते हैं। यह तनाव को संभालने, सकारात्मक सामाजिक संबंधों को पोषित करने और एक स्वस्थ मानसिक मनोवृत्ति बनाए रखने के बारे में है। ध्यान, स्मृति और थेरेपी जैसे अभ्यास मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में सहायता कर सकते हैं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का आयाम जीवन में आपके उद्देश्य और अर्थ के बारे में होता है। यह आपके आंतरिक स्वभाव से जुड़ने, अपने लाभों का अन्वेषण करने और आंतरिक शांति की प्राप्ति के बारे में है। योग, ध्यान और आत्म परामर्श जैसे अभ्यासों द्वारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। तो आइए होलिस्टिक वेलनेस स्कूल के संग अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं, जहां एक दूसरे की सहायता व सूझबूझ के द्वारा हम सब सफलतापूर्वक अपने इन सब पिलर्स को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं मनोज अग्रवाल। आज रविवार है, लेकिन हम लोग 11:30 बजे के बजाय शाम को 4 बजे मिले हैं और आई फील कि ये ज्यादा अच्छा हम सब लग रहा है और बेहतर है। तो आज फिर हम लोग एक्साइटेड हैं, तो मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग हम सब अपने लिए करें पहले। और मैं जैसा अक्सर कहता हूं, आज फिर 1 घंटे का समय हम लोग निकाल के इकट्ठा हुए हैं होलिस्टिक वेलनेस स्कूल इस कम्युनिटी में, फिर से अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। और आज इस क्रम में हमारे बीच बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर हैं इलाहाबाद से, जो 40 सालों से मेडिकल प्रैक्टिस में है, सर्जन डॉक्टर हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने वो ये बिलीव करते हैं कि बीमारी के पहले बीमारी ना आए, हम हेल्दी कैसे रहें, हम वेलनेस को कैसे, ऑप्टिमम वेलनेस को कैसे अचीव करें। इस फील्ड में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है पिछले 20-25 सालों से। बहुत गहरा उनको जीवन का अनुभव है और हमारे एक रिक्वेस्ट पे अपना कीमती समय निकाल करके आज हमारे बीच में है, अपने विजडम को हम सबको बांटने के लिए। तो मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग से हम सब वेलकम करते हैं आज डॉक्टर नलिन मिश्रा फ्रॉम इलाहाबाद। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। और जितने भी लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, लगभग 127 लोग को मैं देख पा रहा हूँ। सबका स्वागत है, सबको मेरा अभिनंदन है। और मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। भाई मनोज जी ने तो बताया ही है, पर मैं भी कुछ बता दूं आपको कि मैं पेशे से सर्जन हूँ। और जो कुछ भी आज मैं बोलने जा रहा हूँ वो मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है। मेरा स्पेशलाइजेशन तो जनरल सर्जरी है। और जो कुछ भी मैंने आज आपके लिए जो सोचा है, जो मैं आपसे शेयर करूंगा, वो सब मेरी कुछ पढ़ाई है और काफ़ी कुछ जो मैं 15-16 वर्षों से इस होलिस्टिक वेलनेस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ उसको लेकर है। और बहुत सारा जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में अगर बात करेंगे, स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में, तो उसका श्रेय जाता है मेरे आध्यात्मिक गुरु और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के जो ग्लोबल गाइड हैं, पूज्य श्री कमलेश पटेल जी। तो ये डिस्क्लेमर है कि जो भी मैं बात करने जा रहा हूँ उसका मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, वो केवल मेरा अनुभव है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो जैसे आज मुझे बात करनी है होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर, हाउ टू अचीव होलिस्टिक हेल्थ। तो जो होलिस्टिक वर्ड है ना, ये बड़ा बहुत ही विशाल है। और ये क्या क्या इंक्लूड करता है उसको ही अगर आप देखने लग जाएंगे, जब आप गूगल पर सर्च करेंगे, तो बहुत बड़ा समुद्र है।
और इस शब्द को पहले मैंने सुना था अपने मेडिकल प्रैक्टिस में, जब ये हुआ कि भाई पेशेंट्स का होलिस्टिक इलाज किया जाए, होलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस। उसका मतलब है कि पेशेंट को जो बीमारी है उसका जो ट्रीटमेंट है वो तो किया ही जाए, साथ साथ उसका जो साइकी है, उसका जो बिहेवियरल पैटर्न है, उसकी फैमिली हिस्ट्री है, उसका जो बचपन का बैकग्राउंड है, उसके ऊपर भी काम करें। और आवश्यकता पड़े तो कई विधाओं के जो विशेषज्ञ हैं, जैसे जो मॉडर्न मेडिसिन के विशेषज्ञ तो हैं ही हैं, साथ में आयुर्वेद के लोग हों, होम्योपैथी के भी लोग हों, नेचुरोपैथी के भी लोग हों, सब मिलकर उस मरीज का इलाज करें। तो वहां तो बहुत ज्यादा मैं उसमें भाग नहीं ले पाया, क्योंकि जहां भी बुलाया सर्जरी करने के लिए तो मैंने जाके कर दिया, बट उसमें बहुत मेरा वहां पर कंट्रीब्यूशन या उसके अंदर बहुत अध्ययन नहीं रहा। लेकिन जब से मैं इस कम्युनिटी से जुड़ा, जब से मुझे ये लगा कि डॉक्टर होने के नाते मेरा ये भी फर्ज है कि मैं लोगों से ये बात करूं कि भाई किस प्रकार आप क्या करो कि आप बीमार न पड़ो, क्या करो कि आप स्वस्थ रहो। और फ्रेंड्स, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब से मैंने ये करना शुरू किया, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने प्रोफेशन में जो एक होती है ना कंप्लीटनेस, कंप्लीट डॉक्टर हुआ मैं। क्योंकि डॉक्टर का केवल यही काम नहीं है कि वो मरीजों का इलाज करे। लोग समाज में डॉक्टरों की ओर देखते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं क्या करूं कि मैं बीमार ना पड़ूं। लेकिन आप पाएंगे कि बहुत सारे डॉक्टर्स के पास समय ही नहीं है कि वो इस विषय में आपको कुछ बता सकें। ज्यादातर लोगों का कहना है कि अभी तो देखो बड़ी भीड़ लगी हुई है बाहर, पहले मरीजों को देख लूं फिर उसके बाद इस पर बात करेंगे। समय नहीं होता किसी के पास। तो मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मुझे इन सब चीजों को समझने का, कुछ कुछ पढ़ने का और जानने का अवसर मिला, जिसको मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो जब भी हेल्थ की बात होती है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन आता है वहां, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुझे लगता है कि बीमारियों के ऊपर, बीमारियों की रोकथाम, वो भी कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर ज्यादा काम करता है बनिस्बत उन बीमारियों के ऊपर जो आज ज्यादा प्रचलित है। बहुत पहले जो कम्युनिकेबल डिजीज हुआ करती थी, जो संक्रामक बीमारियां होती थी, तो उनके लिए तमाम सारे तरीके आते थे कि किस तरह बचा जाए। वैक्सीनेशन थी। हम लोग ने अपने कैरियर में एक सब्जेक्ट पढ़ा है, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो उसमें भी ज्यादातर यही बात होती थी कि ये जो संक्रामक रोग हैं इनसे कैसे बचा जाए। और उसके बाद थोड़ी बहुत बात होती थी न्यूट्रिशन के ऊपर। न्यूट्रिशन भी ज्यादातर जो मैल नरिश का मतलब अंडर नरिश, स्टार्व्ड बच्चों का किस तरह उनका ध्यान रखें, फिर थोड़ी साफ सफाई, सैनिटेशन, इन सब के ऊपर बात होती थी। तो जो मैं ये बात आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूं कि जो मेडिकल साइंस और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, कहा तो उन्हें हेल्थ वर्कर जाता है, लेकिन एक्चुअली वो हेल्थ वर्कर नहीं है। उनको मैं ये समझता हूँ कि वो सिकनेस वर्कर्स हैं, इलनेस वर्कर्स हैं, बिकॉज बीमारियों के लिए वो काम करते हैं। और वो भी बहुत बड़ा काम है, उसको अंडरमाइन करने की आवश्यकता नहीं है। बीमारों का इलाज नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। लेकिन सही मानों में तो हेल्थ वर्कर हम लोग हैं, आप लोग हैं, जिन्होंने एक बीड़ा उठाया इस तरह की कम्युनिटीज के माध्यम से कि हम लोगों को ये नॉलेज दें, हम लोगों के साथ ये शेयर करें, अपने अनुभव शेयर करें कि किस प्रकार आप अपने जीवन शैली में वो परिवर्तन लाएं जिससे कि आप बीमारियों से अपने आप को बचा सकें। और आज का दृश्य क्या है? आज का दृश्य यही है, जो बीमारियां हैं जिनसे लोगों की जानें जा रही हैं वो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां। और जो संक्रामक रोग हैं उनके बारे में तो हम भूल ही चुके थे। कोविड-19 आया और उसने याद दिलाया कि भाई ये भी होता है, कम्युनिकेबल डिजीजेस भी होती हैं। क्योंकि मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट्स इतने ज्यादा हुए थे कि जो पहले की बीमारियां थी, जैसे कॉलरा कहें, प्लेग कहें, इवन ट्यूबरक्लोसिस, इन सब के ऊपर विजय पाई जा चुकी थी और ये लगभग समाप्त थे। पर कोविड-19 आया शायद एक्सेप्शन के रूप में, और उसने बहुत सारी चीजें हम लोग को दी। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने हमको याद दिलाया कि हाथ धो, बार बार अपने हाथ धो। उन्होंने याद दिलाया कि जब सर्दी खांसी हो जाए, जब आप छींकने लगो, खांसने लगो, तो मास्क ना लगाओ तो कम से कम अपना हाथ अपने चेहरे पर रखो। क्योंकि फिर उन्होंने कहा हाथ मिलाने में थोड़ा सावधानी बरतो, आपके हाथ कहीं गंदे तो नहीं है। आप घर वापस आते हैं तो कपड़े बदलिए, जूते बाहर उतारिए। तो ये सब जो कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस थी हेल्थ की, ये हमको कोविड ने दिया, याद दिलाया दोबारा। पर अभी भी जो दृश्य है इस समय वो कम्युनिकेबल डिजीजेस का नहीं है, वो है लाइफस्टाइल डिजीजेस का।
तो आज बात होगी कि ये होलिस्टिक वेलनेस है क्या, और जो जीवन शैली से होने वाली बीमारियां हैं उनसे किस प्रकार हम अपने आप को बचा सकते हैं। और जीवन शैली से होने वाली बीमारियों से बचना है तो जो कुछ भी करना है काम वो जीवन शैली के ऊपर ही करना है। तो अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, और फिर वापस चलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो WHO क्या कहता है? WHO कहता है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। 3 एस्पेक्ट हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, और इसमें कुछ लोग ऐड करते हैं स्पिरिचुअल वेलबीइंग, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्पिरिचुअल वर्ड नहीं इंक्लूड किया है, उन्होंने केवल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग की बात की है। अब ये तो एक डेफिनेशन हो गई, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है? स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है? हु इज अ हेल्दी मैन और वुमन? स्वस्थ व्यक्ति वो होता है जिसके अंग प्रत्यंग अपने बेस्ट लेवल पर काम कर रहे हो, जिससे कि जो भी वो काम करे उसकी जो परफॉर्मेंस है किसी भी फील्ड में हो वो बेस्ट हो, और वो अच्छा दिखे। अच्छा दिखने का मतलब खूबसूरती से नहीं है, अच्छा दिखने का मतलब है कि चेहरे पर स्वास्थ्य झलकता है। आप सब ने अनुभव किया होगा, जब आप किसी हेल्दी व्यक्ति को देखते हैं तो उनके चेहरे के ऊपर जो एक चमक होती है स्वास्थ्य की, वो दिखती है। तो प्रैक्टिकली तो यह है कि केवल बीमारियों का ना होना स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, टिश्यूज हैं, इवन सेल्यूलर लेवल पर बेस्ट काम हो रहा हो, जिससे कि हम जो भी काम कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कहीं बोल रहे हो, चाहे कुछ फिजिकल वर्क कर रहे हो, वो हम अपने बेस्ट लेवल पर कर सकें, खुश रहें, चेहरा हमारा स्वस्थ दिखे, और हमारी लंबी आयु। दिस इज प्रैक्टिकल डेफिनेशन। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, वो अगर आपसे आज शेयर नहीं करूंगा तो वो रह जाएगी, जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड हैं वो डेफिनेशन देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम अपना कनेक्शन उस डिवाइन से बनाते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। दैट इज कंप्लीट, वही शायद होलिस्टिक वेलनेस है। उन्होंने क्या कहा, जैसे योगा की बहुत बात होती है ना, योगा हमारे देश में तो उसका योगा से कुछ डिवाइन कनेक्शन जरूर है, लेकिन विदेशों में योगा इज सिंपली अ फिजिकल एक्सरसाइज। बट एक्चुअली योगा का मतलब क्या है? योगा का मतलब है यूनियन। जब हमारा कनेक्शन डिवाइन से एस्टैब्लिश होता है, ये जो यूनिटी है, दिस इज योगा। तो और यूनिटी डिवाइन का मतलब क्या है? सेल्फ, कैपिटल एस वाला। एक स्मॉल लेटर सेल्फ होता है, कैपिटल लेटर वाला सेल्फ होता है। तो उस कैपिटल सेल्फ से जब हम यूनाइट होते हैं तो दिस दिस यूनिटी गिव्स इम्यूनिटी। इम्यूनिटी देती है अगेंस्ट एवरीथिंग, नॉट ओनली अगेंस्ट फिजिकल इलनेसेस, बट दुनिया भर की और तमाम चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उनसे आपको इम्यून बनाती है। और इस तरह की कम्युनिटी बनाना हमारा फर्ज है, और वही एक काम कर रही है हमारी ये होलिस्टिक वेलनेस कम्युनिटी। और इसके ऊपर हम इस डिवाइन कनेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे, बिकॉज उसके बगैर जो स्पिरिचुअल हेल्थ की बात है वो शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो अभी पहले आते हैं हम लोग फिजिकल हेल्थ के ऊपर, हाउ टू अचीव बेस्ट फिजिकल हेल्थ। अब लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां हैं। अगर लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां हैं तो उसका जो वजह है और जो उसके तरीके हैं वो भी लाइफस्टाइल में होगा। अब लाइफस्टाइल में है क्या? सबसे पहली बात तो ये है कि हम सोचते कैसे हैं, हाउ डू वी थिंक। हम आपस में लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, कितना हमारा स्ट्रेस है, और खाते क्या है। तो लाइफस्टाइल में यही सब चीजें तो है। हम सोचते कैसे हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, व्यवहार कैसे करते हैं, कितना हम स्ट्रेस है, कितना हमारे जीवन में पॉल्यूशन है, और उसको हम किस ढंग से डील कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम भोजन क्या करते हैं, क्योंकि जो आप खाते हैं वैसा ही आपका स्वास्थ्य बनता है। तो इसके लिए जो मैं आपके पास फॉर्मूला लेकर आया हूं, वो उसके अंदर कुछ पिलर्स हैं, उनको कहते हैं पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ, और वो 8 हैं, संख्या में 8 पिलर्स हैं। 8 पिलर्स की बात करेंगे। और एक चीज और जाननी है कि इन लाइफस्टाइल में जो हमारी गड़बड़ियां हैं, जैसे हमने बात की तनाव की, हमने बात की प्रदूषण की, तो इनसे होता क्या है?
और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप पाएंगे कि जितने भी जीवन शैली की बीमारियां हैं सबका कारण एक है। हालांकि बहुत से डॉक्टर्स इस बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी मॉडर्न मेडिसिन में रिसर्चेज हो रही हैं वो इस ओर इंगित करती हैं कि सभी बीमारियां, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे कैंसर हो, चाहे अर्थराइटिस हो, चाहे वो टेंशन हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, सबका कारण एक ही है, और वो है लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन, शरीर के अंदर लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। तो जो लाइफस्टाइल में चेंजेस होंगे वो इस तरह से होंगे कि इस इन्फ्लेमेशन को हम कम कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि आप सब इन्फ्लेमेशन के बारे में जानते हैं, और आपने कभी ना कभी एक्यूट सीवियर इन्फ्लेमेशन देखा होगा। जैसे उसका सबसे साधारण सा उदाहरण है कि फुंसी हो जाती है। फुंसी हो जाती है तो आप देखेंगे सबसे पहले वहां पर हल्की सूजन होती है, थोड़ी सी रेडनेस होती है, उसके अंदर पेन होता है। तो ये सारे इन्फ्लेमेशन के लक्षण हैं, मतलब वहां पर कुछ हो रहा है जिसको शरीर कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। तो इसके अंदर तीन चार चीजें कहा जाता है कि इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं: कलर, रेडनेस, पेन एंड लॉसियो फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन। वो अंग या वो सेल्स व टिश्यूज काम करना बंद कर देते हैं। तो ये तो इन्फ्लेमेशन का क्लासिकल फॉर्म है, सीवियर एक्यूट इन्फ्लेमेशन। लेकिन एक्चुअली जिस इन्फ्लेमेशन की हम बात कर रहे हैं वो इस तरह का नहीं है। वो एक लो ग्रेड ऑन गोइंग इन्फ्लेमेशन है, जिसमें इस तरह का ऑब्वियस साइंस भी नहीं होते, लेकिन जो हमारा शरीर है वो एक, आप समझिए, स्ट्रेस के ऊपर काम कर रहा है, बिकॉज वो चीजें वैसी नॉर्मल नहीं है। जैसे इसका उदाहरण आप समझें कि मान लीजिए हम किसी कम्युनिटी में रहते हैं, किसी लोकेलिटी में रहते हैं, वहां पर एक स्थिति है कि सब कुछ शांत है। मान लीजिए कहीं कोई गड़बड़ी हुई, कुछ ऐसे अनसोशल एलिमेंट्स आए, उन्होंने कुछ काम करना शुरू किया, और तुरंत हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, फटाफट उसने सब काम खत्म किया और सब शांत हो गया दोबारा। तो ये तो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। लेकिन अगर कुछ ऐसे तत्व हैं जो लगातार गड़बड़ी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ियां कर रहे हैं, लगातार करते चले जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उस सोसाइटी के अंदर कोई भी आराम से चैन से नहीं होगा। दिखने को कुछ खास नहीं दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन हर किसी के मन में कुछ एक टेंशन होगा, कुछ फियर होगा, और कुछ बड़ा होने की आशंका होगी। और उसमें जब जी रहे होते हैं तो लाइफ नॉर्मल नहीं होती। तो उसी तरह का कुछ इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में होता है जो इन तमाम बीमारियों को पैदा करने का कारण बनता है। अब जो 8 पिलर्स हैं उनको एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला होता है, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ बीमारियों के रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे एक सबसे साधारण और सबसे कॉमन उदाहरण है स्मोकिंग। पता है कि स्मोकिंग से लंग्स का कैंसर होता है। यह भी पता है कि स्मोकिंग से हार्ट डिजीज होती है। यह भी पता है कि स्मोकिंग से ब्लड वेसल्स की बीमारियां होती हैं, जिससे हमारी उंगलियां, उनके अंदर ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है और वो सड़ने लगती है। ये तीन चीजें बिल्कुल प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि स्मोकिंग से ये होता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम स्मोकिंग करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बीमारियों को दावत दे रहे हैं। तो पहला जो काम है, अगर स्वस्थ रहना है, तो पहला काम यह है कि इस तरह के रिस्क फैक्टर्स को हमको अवॉइड करना है। शराब की बात करें, अल्कोहल, कहा जाता है कि थोड़ा बहुत अल्कोहल ले सकते हैं, पर मैं कहता हूं अल्कोहल में है क्या ऐसा कि थोड़ा बहुत भी क्यों लिया जाए। अगर वो पता है कि वो लिवर को डैमेज करता है, वो बहुत सारी और गड़बड़ियां पैदा करता है, हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है, तो आखिर थोड़ा भी क्यों ले, क्यों ना बिल्कुल बिल्कुल ही उसको ना ले। ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर होता है, तो हल्का कर सकते हैं, थोड़ा नमक कम कर सकते हैं। मोटापा से, कहा जाता है मोटापा तमाम सारी बीमारियों को इनवाइट करता है, तो उसको उसको कम किया जा सकता है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। और एक बहुत कॉमन चीज है आजकल, वो है रेडिएशन फ्रॉम डिवाइसेस। हमारी लाइफस्टाइल आज अगर देखा जाए तो बहुत कंफर्टेबल हुई है बिकॉज ऑफ दीज डिवाइसेस। जैसे हम लोग जूम पर बैठे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से सब लोग कनेक्टेड हैं और सब हम एक साथ बात कर रहे हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी का आप समझ लीजिए बून है जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि एवरी गुड थिंग हैज अ प्राइस विच वी हैव टू पे। तो इसके लिए भी हम प्राइस पे करते हैं। जो हमारा स्मार्टफोन है, जो हमारा कंप्यूटर है, हमारी एयर कंडीशनिंग है, हमारे घर में माइक्रोवेव है, ये सारे जितने गैजेट्स हैं, आप देखें, आप कल्पना करें लाइफ विदाउट गैजेट्स, तो आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, जीना मुश्किल है। लेकिन इन सब के अंदर नुकसान है।
तो इसको भी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। अब एकदम तो छोड़ नहीं सकते कि एसी बंद कर दें और गर्मी में रहें, पसीना होता रहे और बैठे रहें, ये संभव नहीं है। लेकिन जहां जितना संतुलन, जितना मॉडरेशन हो सके वो करना जरूरी है। और मॉडरेशन में क्या कहा जाता है, भाई नींद जब आप सोने जा रहे हो तो उसके 1 घंटा पहले कम से कम फोन का इस्तेमाल बंद कर दें। पर मैंने बहुत से लोगों को देखा है, सोते सोते चलो कोई मूवी देख लें। कभी कभी मैं ही बैठ जाता हूँ, नेटफ्लिक्स खोल लेते हैं, तो अब अगर सीरीज शुरू हो गई तो खत्म ही नहीं हो रही है। पता है वो ठीक नहीं है, लेकिन तो चलो कभी कभी तो चलता है। बट बहुत से लोगों की जिनकी आदत है कि वो सोते सोते हैं फोन में कुछ देखते हुए, व्हाट्सएप में मैसेजेस करते हुए, रिप्लाई करते हुए, तो इन सब चीजों से बचना है। कहा जाता है कि अपने फोन को सिरहाने मत रखिए, दूसरे कमरे में रख दीजिए, कंप्यूटर को ऑन मत रखिए। तो ये सारी चीजें जो रिस्क फैक्टर जो हमको पता है, उनके ऊपर तो हमें काम करना है, उनसे हमको अपने आप को बचाना है। एक दूसरी चीज होती है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, फैमिली हिस्ट्री होती है बीमारी की। तो यहाँ पर मैं एक बात, एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन या फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि अब कुछ किया ही नहीं जा सकता। हमारे ग्रैंडफादर और हमारे फादर को डायबिटीज थी तो मुझे डायबिटीज होनी ही है, या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी तो मेरी होनी ही है। ये जो होनी ही है, इस चीज को हटाना है, ऐसा नहीं है। अगर किसी चीज के जीन्स मौजूद हैं तो इसका मतलब नहीं है कि वो होगा ही। क्योंकि देखिए, आपने वर्ड सुना होगा, एक होता है जेनोटाइप, एक होता है फेनोटाइप। जेनोटाइप जो है वो जेनेटिक पैटर्न है जो आपके क्रोमोसोम्स में मौजूद होता है। और फेनोटाइप क्या है, जब वो मैनिफेस्ट करता है, जब वो आपके शरीर में दिखने लगता है, तो उसको कहते हैं फेनोटाइप। तो जेनोटाइप को फेनोटाइप में बदलने के लिए एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, एक एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है। जीन एक सीड की तरह है, जब उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा तब वो क्या कहें उसको, तब वो मैनिफेस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एनवायरनमेंट को चेंज कर दें, अगर हमको पता है कि हमारे जीन्स हैं डायबिटीज की, हम अपने रहन सहन को पहले से ही वैसा बना लें, तो वो डायबिटीज शायद मैनिफेस्ट ही नहीं करेगी। और इसके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, और इस विज्ञान को कहा जाता है जिनोमिक्स, जहां पर ये कहा गया कि जेनेटिक म्यूटेशन पॉसिबल है बाय चेंजिंग योर एनवायरनमेंट। और इसके साथ साथ पोषण के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। पोषण के साथ इसको कैसे बदला जाए, क्योंकि जो हम एनवायरनमेंट चेंज करते हैं उसके अंदर खान पान का बहुत महत्व होता है। तो वो भी एक साइंस है जिसको कहा जाता है न्यूट्रीजेनोमिक्स। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज का हमारे फैमिली हिस्ट्री है तो उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है, ये मेरा कहने का मतलब है। अब दूसरा जो पिलर है, 8 में से जो दूसरा पिलर है वो है एक्सरसाइज। हम सब जानते हैं कि शरीर को हिलाना डुलाना इंपॉर्टेंट है। क्यों हिलाना डुलाना इंपॉर्टेंट है? कि हमारा शरीर भी एक मशीन है। मशीन को चुपचाप कहीं खड़े कर दिया जाए तो वो धीरे 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 खराब होने लगती है, क्योंकि उसके अंदर एक्टिविटी नहीं है। उसी तरह हमारे जो हार्ट हैं, जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारा लिवर है, इनफैक्ट जो हमारी इंटेस्टाइन है, इनके अंदर भी मूवमेंट जरूरी है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन हो प्रॉपर और ये हमेशा फिट बने रहे। तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और एक्सरसाइज का जो एक फॉर्मूला मैं जनरली सबको बताता हूं वो ये है, 5 किलोमीटर 50 मिनट्स एटलीस्ट 5 डेज ए वीक। अगर सप्ताह में कम से कम 5 दिन, 7 दिन करें तो बहुत अच्छा है। आप टहलें, केवल टहलें, लेकिन टहलने का बिल्कुल आराम आराम से टहलने से शायद कुछ नहीं होगा, पर उसकी थोड़ी सी स्पीड का ध्यान रखें। स्पीड कितनी? कि 5 किलोमीटर 45 से 50 मिनट में। अगर आप इतना करते हैं तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो सबके लिए मुफीद है। एवरीबडी कैन डू इट। किसी डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा कुछ होता है तो फिर आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, अगर कोई कंडीशन है और आप चाहते हैं कि मैं एक्सरसाइज करूं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि एक्सरसाइज से ज्यादा एक चीज होती है डेली लिविंग एक्सरसाइज। आपकी आदतें कैसी हैं? क्या आप अगर एक बार कहीं बैठ गए तो फिर बैठे रह जाते हैं 4-5 घंटे तक? क्या आप हमेशा जब आप कहीं एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो आप कुली ढूंढते हैं कि मेरा सामान कोई उठा ले, चाहे वो छोटा सा बैग ही क्यों ना हो? क्या आप बिल्कुल अपने घर के दरवाजे से जहां जा रहे हैं उसके दरवाजे तक अपनी कार से जाते हैं? अगर आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, अगर आप डेली लिविंग में हरकतें कर रहे हैं, हरकत का मतलब क्या है? जैसे बहुत लोग की आदत होती है कि जहां जाना है उससे थोड़ी दूर अपनी कार पार्क करते हैं, जिससे कि थोड़ा पैदल चलने को मिले।
अगर हमको घर से सब्जी लेने जाना है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपनी कार निकालें या हम पैदल भी जा सकते हैं। तो ये जो डेली लिविंग की जो एक्सरसाइजेज है, जो मतलब ये आपकी जो है एक लाइफस्टाइल में जो हैबिट है एक्टिव रहने की, ये रेगुलर एक्सरसाइज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आजकल ये भी एक कहा जा रहा है कि आप खाना कैसे खाते हैं, खाना खाते समय भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। भोजन इस ढंग से करें कि वो भी जो आप भोजन ले रहे हैं उससे जो की कैलोरी मिल रही हो, भोजन करने का स्टाइल ऐसा हो कि कैलोरी ज्यादा बर्न हो। तो ये सभी चेंजेस हम अपने जीवन में कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो कितने सालों से मेरी आदत पड़ गई थी जल्दी जल्दी खाओ, बिकॉज हमेशा समय की कमी रहती थी। कुछ भी आया फटाफट, लोगों को पता नहीं चलता था कब मैंने खाना शुरू किया कब खाना खत्म। पर जब से पता लगा है स्पीड कम की है, ये कहा जाता है चबा चबा के खाओ। और अगर आप याद करें तो हमारे पिताजी, हमारे दादा, हमारे नाना हमेशा ही कहते थे कि चबा चबा कर खाओ, धीरे धीरे खाओ, आराम से खाओ। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसमें भी कैलोरी बर्न होती है। ये भी एक तरह की एक्सरसाइज है। सो डेली लिविंग एक्सरसाइज बहुत आवश्यक है। और एक चीज होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या होता है, जो भी आप दिन भर जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, इवन सोते समय जो आपका दिमाग चल रहा है, उसके अंदर भी कुछ कैलोरीज बर्न हो रही है। और आप देखेंगे कि जो जितना छोटा एनिमल होता है, जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया का बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होता है। वो आप उसको कहीं पर भी जरा देर भी बैठा हुआ पा ही नहीं सकते। तो उसी तरह हम अपनी बीएमआर को बढ़ाने के ऊपर भी काम कर सकते हैं। और उसमें यही सब कंट्रीब्यूट करता है जो डेली लिविंग एक्सरसाइज है। जैसे मैंने खाने की बात की, और ढेर सारी चीजें हैं। अब उसके ऊपर जाएंगे तो अलग एक सब्जेक्ट है, बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है। फिर आते हैं कि हम तीसरा जो पिलर है अपनी हेल्थ, इस फिजिकल हेल्थ को अच्छा करने का जो तीसरा पिलर है, वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमारे भोजन में है क्या, क्या हम बैलेंस्ड खाना ले रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारे भोजन के 3 कंपोनेंट ऐसे हैं जिनका एक संतुलित मात्रा में होना हमारे शरीर में आवश्यक है। प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और हम अगर अपनी डाइट को एनालाइज करेंगे तो हम पाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर बहुत अधिक है। तो सबसे पहले तो इस रेशियो को ठीक करना है। और ठीक रेशियो क्या है, जो मुझे लगता है जो ठीक है, वो है 40 से 50% हमारा भोजन। भोजन का मतलब क्या, 40 से 50% का मतलब क्या है कि जो भी हमारा ऑक्यूपेशन है, जिस तरह का हम काम करते हैं, बहुत मेहनत करने वाला काम है या बैठे रहने वाला काम है या केवल दिमाग से करने वाला काम है, वो डिसाइड करेगा कि रोज हमको कितनी कैलोरी चाहिए। तो उस कैलोरी का 40 से 50% तो कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, 30 से 40% प्रोटीन से आना चाहिए, और 20 से 30% फैट से आना चाहिए। बहुत से लोग को गलतफहमी कि फैट फ्री डाइट जो है वो हेल्दी डाइट होती है। आप ये जान लीजिए कि हमारे भोजन में वसा का होना, चिकनाई का होना बहुत आवश्यक है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी जो कोशिका की वॉल है, सेल वॉल, वो लिपिड से बनी हुई होती है। और अगर वो लिपिड की डेफिशिएंसी है हमारे शरीर में, तो जो हम भोजन ले रहे हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है उसका एक्सचेंज सेल वॉल के अक्रॉस डिस्टर्ब होता है। और जो हम खाना खा रहे हैं वो कहते हैं ना, शरीर को लगता नहीं है। तो इसलिए खाने में फैट होना भी जरूरी है। थोड़ी सी बात यहाँ पर और कर लें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कि जो कार्बोहाइड्रेट हमें लेना है। आप देखेंगे आजकल बड़ी अवेयरनेस है, ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है लोगों को, और सब इनको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक चीज होती है, क्या आपने कोई कार्बोहाइड्रेट लिया तो कितनी जल्दी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। तो हमको ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम किसका है? अनाज से बना हुआ जो कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर ग्रेन्स हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। ज्यादा किसका है? मिठाइयाँ जिसमें खूब चीनी पड़ी हुई है, जो कॉन्फेक्शनरीज में जो इस्तेमाल की जाती है, ये सब चीजें जब हम खाते हैं, ग्लूकोज का पाउडर जब हम खाते हैं, तो अचानक उसके अंदर लेवल बढ़ता है शुगर का। तो इन सब चीजों को अवॉइड किया जाए। मिठाई खानी है, लड्डू खाना है, मुश्किल होता है अपने को रोक पाना, तो कहा जाता है उसका एक थोड़ा सा पोर्शन भी खाएंगे तो वही आनंद आएगा जितना पूरा लड्डू में आएगा। पूरा लड्डू में कोई ज्यादा आनंद नहीं आएगा। थोड़ा सा अगर टुकड़ा लेके देर तक खाते रहे तो आनंद ज्यादा देर तक ले सकते हैं, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं। दूसरा फैट की बात करें तो फैट में आपको ये देखना है
कि 2 एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। इसका एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए। जो वेजिटेबल ऑयल्स हम लेते हैं उसके अंदर ओमेगा 3 नहीं होता या कम होता है, तो ओमेगा 3 को भी हमें बैलेंस करना चाहिए। और उसके सोर्सेस क्या है? अलसी, ऑलिव और अखरोट, ये सब जो नट्स हैं इनके अंदर ओमेगा 3 हमको मिलता है, तो इसको भी बैलेंस करना आवश्यक है। तो ये तो हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? ऐसे पोषक तत्व जो बहुत कम मात्रा में हमें लेने होते हैं, और वो क्या है? विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, और एक चीज और है जिसको कहते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में एक चीज मैं भूल गया, वो है फाइबर। फाइबर भी हमारे भोजन में होना चाहिए। और फाइबर 2 तरह का होता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। दोनों फाइबर की अपनी उपयोगिता है। सॉल्युबल फाइबर हमारी आंतों को साफ करता है, क्लीन करता है। और अगर आप आंतों का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, तो आंतों की जो वॉल होती है उनमें बड़े पतले पतले छोटे छोटे रेशे होते हैं, खासकर छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टीन में। ये जो रेशे होते हैं, इनके अक्रॉस न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है। तो जब हमारी आंतें गंदी होती है तो जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस जो अवेलेबल है, ये जो रेशों के माध्यम से ये घट जाता है, कम हो जाता है। तो हम अच्छा खाना खा भी रहे हैं, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है क्योंकि वो सरफेस ही ब्लॉक्ड है। तो सॉल्युबल फाइबर्स को क्लीन करता है। सॉल्युबल फाइबर में एक विशेषता और होती है कि जो एक्सेस आपने फैट ले लिया, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट ले लिया, उसको एब्जॉर्ब होने से भी रोकता है। और इनसॉल्युबल फाइबर भी जरूरी है। इनसॉल्युबल फाइबर क्या करता है? भोजन में मिक्स होके एक ऐसा बॉल बनाता है जो उस भोजन के आंतों में पास होने की प्रक्रिया को तेज करता है, फास्ट करता है, प्रोपेगेशन फास्ट करता है। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, आंतें साफ भी होनी चाहिए, और जब भोजन गया उसके अंदर से जो एब्जॉर्प्शन हो गया, जो बच गया, वो तेजी से आगे भी चला जाना चाहिए। तो ये दोनों काम के लिए फाइबर आवश्यक है। फिर आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमको विटामिन लेने चाहिए, मिनरल लेने चाहिए, और एक चीज और है फाइटो न्यूट्रिएंट्स। फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारे फलों, सब्जियों को, उनके पौधों को, पेड़ों को, वृक्षों को स्वस्थ रखते हैं। तो हमारे भोजन में विटामिन, मिनरल्स हो, साथ ही साथ ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी हो। इसीलिए कहा जाता है फल और सब्जियां खाइए, ढेर सारे फल और सब्जियां खाइए, तमाम रंगों के फल और सब्जियां खाइए, क्योंकि हर रंग में कोई ना कोई एक फाइटो न्यूट्रिएंट होता है। विटामिन, मिनरल्स की बात करें तो हमारा भोजन बाई एंड लार्ज ऐसा है कि विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां अब नहीं होती। हम लोगों ने पूरे मेडिकल कैरियर में कभी कोई स्कर्वी का मरीज नहीं देखा, कोई बेरी का मरीज नहीं देखा, कोई पेलाग्रा का मरीज नहीं देखा। स्कर्वी जो कम विटामिन सी की कमी से होती है, पेलाग्रा और बेरी जो विटामिन B1 और विटामिन B2 की कमी से होती है। तो विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां अब नहीं होती। लेकिन ये जो इन्फ्लेमेशन है, इसके लिए हमको विटामिन की आवश्यकता। और एक चीज यहां पर और बात करनी है, जिसको कहते हैं RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। रिकमेंडेड डेली अलाउंस, कई बार लोग कहेंगे भाई इतना WHO ने कहा है, ICMR ने कहा है कि आपको इतना ही लेना चाहिए, तो आप इतना क्यों बताते हो लेने के? तो वो इसलिए बताते हैं कि इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए हमको विटामिन ज्यादा डोजेज में चाहिए। जैसे एक उदाहरण लें, विटामिन C 60 मिलीग्राम प्रतिदिन, 60 मिलीग्राम पर डे काफी है विटामिन C की कमी को रोकने के लिए। लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन रोकना है शरीर में, ये लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचना है, तो 600 से 1200 मिलीग्राम चाहिए विटामिन C। और आपने देखा होगा, आप लोगों ने बहुत, अगर ईश्वर न करे ऐसा हुआ हो कि आपके यहाँ कोई कोविड से प्रभावित हुआ हो, लेकिन फिर भी सुनने में आती है, तो कोविड के इलाज के लिए 10-10, 12-12 ग्राम विटामिन C दिया गया प्रतिदिन मरीजों को। तो ये नहीं है कि केवल इतना ही लेना है काफी होगा। बहुत से लोग कहते हैं ना, मैंने एक खाना खाते समय पानी में नींबू डाल लेता हूँ तो हो गया विटामिन C पूरा। ऐसा नहीं है, उतना पूरा नहीं होता विटामिन C। वो खाली विटामिन C की शायद कमी पूरा कर दे, लेकिन अगर स्वस्थ रहना है तो विटामिन C ज्यादा लेना पड़ेगा। तो रिकमेंडेड डेली अलाउंस से ज्यादा विटामिन हमको चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब पांचवा पिलर क्या है? एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप। बहुत भाग दौड़ वाली जिंदगी है, आगे बढ़ना है, जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे हमारा प्रोफेशन हो, अगर उसमें हमें आगे बढ़ना है तो क्या करना है? बहुत दौड़ भाग करनी है। लेकिन इतना भी होश नहीं गंवा देना है। स्पेशली हम अपने यंगर जनरेशन को कहना चाहते हैं, उनको मैं देखता हूँ हर समय काम कर रहे हैं, घर आते आते ही
कपड़े नहीं बदले, साफ सफाई नहीं करी, लैपटॉप लोग के बैठ गए, क्यों? क्योंकि बॉस ने कुछ कहा, चलो करना है भाई, अभी निपटाना है, रात में बैठे हुए ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो इतना भी वो नहीं होना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो आप कुछ ऐसा करो कि 6 से 8 घंटे की नींद लो, और नींद भी कैसी? क्वालिटी स्लीप। और क्वालिटी स्लीप कब होगी? जब आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तब क्वालिटी स्लीप होगी। जितने भी जो मैं इन पिलर्स की बात कर रहा हूँ, इनका जब ध्यान रखेंगे तो हमारी स्लीप एक क्वालिटी स्लीप होगी। तो उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्लीप जब आपकी ठीक नहीं होती, स्लीप डिप्रिवेशन से होता क्या है, जब आपको नींद अच्छी नहीं आती तो क्या होता है? सबसे ज्यादा जो आपकी सोचने की क्षमता है वो प्रभावित होती है, थिंकिंग एबिलिटी। आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते, शुगर मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। ये जो डायबिटीज इतनी बढ़ रही है हमारे देश में, हो सकता है इस वजह से हो, क्योंकि लोग ठीक से सोते नहीं है। शुगर मेटाबॉलिज्म इज अफेक्टेड व्हेन योर स्लीप इज डिप्राइव्ड। आपकी इम्यूनिटी प्रभावित होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो घटती है, और वेट तो बढ़ता ही है। ये प्रूवन है कि जब आप सो नहीं पाते ठीक से तो आपका वजन बढ़ता है, वेट गेन होता है, ओबेसिटी होती है। 7वां जो फैक्टर है वो है हेल्दी एनवायरनमेंट एंड हाइजीन। आप देखें कि जहां आप रह रहे हैं, जहां आप जा रहे हैं, जहां आप बैठकर काम कर रहे हैं, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है। और एनवायरनमेंट में क्या चीजें होती है? हवा होगा, पानी होगा, और साफ सफाई या सैनिटेशन होगा। इन चीजों का ध्यान रखना है। हवा के साथ ढेर सारा प्रदूषण हमारे सांस के साथ हमारे शरीर में जाता है, और वो इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, तमाम सारी बीमारियां पैदा करता है। तो पहला प्रयास तो ये हो कि हम अपने रहने का स्थान ऐसा चुनें जहां पर शुद्ध वायु हो, पेड़ पौधे हो, हरियाली हो। हम अपने काम करने का स्थान ऐसा चुनें जहां पर हरियाली हो, जहां हवा शुद्ध आती हो। और हवा शुद्ध नहीं आती तो हम कुछ ऐसा प्रयास करें, कुछ ऐसा प्रोविजन करें कि हम जो सांस लें उसके में शुद्ध वायु जाए। पानी, पानी के अंदर ढेर सारा पॉल्यूशन है। जो हम पानी पी रहे हों उसको हम देखें कि उसके अंदर पॉल्यूशन फ्री है कि नहीं। और साफ सफाई तो कहने की आवश्यकता नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी साधारण से उच्च स्तर पर रह रहे हैं तो साफ सफाई का ध्यान देना तो आवश्यक ही है। जो हमारे वॉशरूम्स हैं, जो टॉयलेट्स हैं, उसके अलावा भी और तमाम सारी जो चीजें हैं उनको हम साफ सफाई रेगुलर करते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी, आखिरी को मैंने जानबूझकर आखिरी रखा है, लेकिन वो इतना कम वाला है नहीं। लास्ट वो इसलिए रखा है कि वो टॉक में मेरी एक फ्लो बना रहे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो है क्या? माइंड, स्पिरिट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। ये 8वां पिलर है जिसको स्ट्रांग बनाना बहुत आवश्यक। और ये जो पिलर है, माइंड, स्पिरिट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, ये फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ का आप समझ लो जंक्शन है। इस पिलर को स्ट्रांग रखेंगे तो तीनों के ऊपर आप अच्छा काम कर पाएंगे। अब ऑलराइट, हाँ, तो ये जो माइंड, एटीट्यूड और स्पिरिट, इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा बात करेंगे, मेरे पास अभी समय भी है। ये ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये हमारे शरीर में जितने भी पिलर्स की हमने बात की सबको प्रभावित करे। आप देखेंगे ना कि जो लोग हैप्पी होते हैं, होपफुल होते हैं, हमेशा आप देखेंगे कि खुश है, और कुछ ना कुछ उनके लाइफ में गोल है जिसके लिए वो आशान्वित रहते हैं हर समय, ऐसे लोग को आप पाएंगे कि वो स्वस्थ होते हैं, वो बीमार नहीं होते। पर कुछ लोगों को आप देखेंगे कि वो क्या है, मतलब वो पेरिनियली डिप्रेस्ड है। अब जब देखो तब वो बिना बात का उनको डिप्रेशन है। वो भारत की सीमा पर चीन जो है कुछ जमीन कब्जा कर रहा है, यहाँ डिप्रेस्ड। आप क्यों उससे डिप्रेस हो? होने दो, उसको देखने के लिए लोग हैं, आप क्यों परेशान हो? कोई चीज कहीं पर हो रही है 7 समुंदर पार, आप परेशान हो कि यार कहीं हमें ना हो जाए। तो आप ऐसे लोग को देखेंगे जो डिप्रेस्ड है, एंग्जाइटी उनको हमेशा रहती है, घबराए रहते हैं, ऐसे लोग बीमार होते हैं। और ये पाया गया कि ऐसे लोग ज्यादा दिन जीते भी नहीं, उनकी आयु भी कम होती है। तो अब इसको कैसे किया जाए? और आपने ये भी देखा होगा कुछ चीज कि उनका जो भी फेथ है, जो भी किसी भी रिलीजन के हो, रिलीजन पर चर्चा नहीं करनी है, पर किसी भी आस्था के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी तरह का विश्वास उनके ऊपर है, अगर वो ऐसे व्यक्ति हैं कि उस विश्वास के ऊपर कमिटमेंट के साथ रहते हैं,
ईश्वर के ऊपर या जो भी उनका फेथ है उसके ऊपर उनको दृढ़ विश्वास है, तो आप पाएंगे वो स्वस्थ होते हैं। आप समझ रहे हैं? जिनका कमिटेड, दे आर कमिटेड ओवर देयर फेथ, यू विल फाइंड देम हेल्दी, और वो उनकी आयु भी दीर्घ होती है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, यहीं से स्विच कर जाते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, बिकॉज ये जो 8वां पिलर है ये टोटली मेंटल हेल्थ के ऊपर बेस्ड है। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि WHO क्या डेफिनेशन देता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग in which an individual realizes his or her own abilities। कोई भी व्यक्ति, उसको अपनी क्षमताओं का भान होता है, उसको आभास होता है मेरी क्षमता क्या है। कैन कोप विद नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, नॉर्मल लेवल का जो स्ट्रेस है जो दिन रोज की लिविंग में होता है उसको हैंडल कर सकता है। एंड कैन वर्क प्रोडक्टिवली, और जहां भी काम कर रहा है वो प्रोडक्टिव होता है, मतलब यहाँ उसको कुछ कर रहा होता है, वहां पर ही कंट्रीब्यूट्स इन दी ऑफिस पे हो या किसी प्रोफेशन में हो, किसी भी टीम में हो, वहां पर उसका कंट्रीब्यूशन है। एंड इज एबल टू मेक अ कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी, जहां पर वो रह रहा है, जो उसकी सोसाइटी है उसके अंदर भी उसका योगदान है। ये WHO की मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन। नाउ हाउ टू अचीव इट। अब आता है ना कि इसको मेंटल हेल्थ को अचीव कैसे किया जाए। तो आप देखिए, जो फिजिकल हेल्थ के बारे में जितनी बातें की, वो जो साइंटिफिक बेंड के लोग हैं, साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड जिनका है, वो तो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जैसे मेंटल हेल्थ की बात आती है, तो मेंटल हेल्थ के लिए कोई अंग, कौन सा अंग है जो मेंटल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्रेन तो है, लेकिन फिर माइंड क्या है? मेंटल हेल्थ के लिए माइंड इंपॉर्टेंट है, और माइंड को हम ना देख सकते हैं, ना जान सकते हैं, ना छू सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी साइंटिफिक बड़े लॉजिकल लोग हैं, वो थोड़ा सा उनको बात को सुनना और समझना पड़ेगा। माइंड क्या है, ब्रेन क्या है? ब्रेन फिजिकल ऑर्गन है जहां से माइंड शायद डेवलप होता है। अब फिजिकल ऑर्गन को बहुत सारे सब न्यूरो साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं कि उसके अंदर न्यूरोनल पैटर्न होता है, उसके अंदर फाइबर होता है। इस फाइबर को इधर से जोड़ दो तो आदमी ज्यादा खुश रहेगा, इसको इधर से गड़बड़ हो जाए तो डिप्रेस हो जाएगा। बट दैट इज ऑल इन प्रिमिटिव स्टेजेस, वो बिल्कुल। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, कुछ जैसे ऐसा किया गया भाई, कोई सर्जरी की गई, ब्रेन ट्यूमर निकाला गया, तो एक अच्छा खासा आदमी जो खुश रहा करता था वो डिप्रेस रहने लगा, बिकॉज वो कुछ फाइबर्स कट गए उसके। तो ये जो माइंड है, जो हमारी जो हम सोचते कहाँ से हैं, ये सब अभी साइंटिस्ट की जो क्या कर रहे हैं उनकी अप्रिसिएशन से परे है। लिम्बिक सिस्टम की बात करते हैं, प्रीफ्रंटल लोब्स की बात करते हैं, एमिगडाला की वो लोग बात करते हैं, बट दिस इज ऑल जस्ट इन एक्सपेरिमेंटल स्टेज। तो यहां से हमको थोड़ा अपनी सोच को ले जाना पड़ेगा। और ये जो मेंटल हेल्थ है, इसको समझना है तो स्पिरिचुअल हेल्थ भी समझनी पड़ेगी। अब देखिए, एक चीज होती है थिंकिंग, दूसरी चीज होती है फीलिंग। आप कहाँ से सोचते हो और कहाँ से फील करते हो? तो सोचते तो चलो माइंड से सोचते हैं, बट फील कहाँ से करते हैं? जो सेंसोरियल फीलिंग है, टच, पेन, हीट, उसको छोड़ दें। हृदय में खुशी आप कहाँ अनुभव करते हैं? दुख कहाँ अनुभव करते हैं? एम्पैथी कहाँ अनुभव करते हैं? ये सब चीजें कहाँ अनुभव करते हैं? तो यहाँ पर थोड़ा सा उन चीजों के ऊपर जाना पड़ेगा जो मैंने अपने आध्यात्मिक अभ्यास से सीखा है, किताबें पढ़ी। कहा जाता है मेंटल हेल्थ को आप इम्प्रूव कर सकते हो बाय रीडिंग बुक्स, बाय एसोसिएटिंग विद पीपल। सच है, कर सकते हैं आप। बहुत सी चीजें पैदा होने के बाद से अब तक जो एनवायरनमेंट में हम रहे हैं, जो पले बड़े हैं, वो चीजें हमारे दिमाग में जाती हैं और वो हमारी मेंटल हेल्थ को स्टैब्लिश करती है। लेकिन कुछ चीज ऐसी भी होती हैं, बहुत सारी ऐसी टेंडेंसीज होती हैं जिनको आप चाह के भी छोड़ नहीं पाते। उसका क्या करें, वो कैसे जाएगी? ये कहा जाता है भाई लोगों से प्रेम करो, एक जैसा व्यवहार करो, अच्छे इंसान बनो। ये सब कह देना आसान है, सुन लेना भी आसान है, लेकिन कई बार उनको कर पाना बड़ा कठिन होता है। अब उदाहरण भी मौजूद है, जैसे महाभारत में दुर्योधन का उदाहरण। अभी क्या दुर्योधन को पता नहीं था कि जो वो कर रहा है गलत है? पता था, मुझे याद नहीं क्योंकि मैंने स्क्रिप्चर्स बहुत पढ़े नहीं है, पर एक हमने कहीं पढ़ा था कि किसी ने, शायद वो गुरु द्रोणाचार्य रहे होंगे या भीष्म पितामह रहे होंगे, जिन्होंने उसको कहा कि भाई तुम देखो कृष्ण भगवान उधर है। इसका मतलब वो सच का रास्ता है, ये गलत का रास्ता है, तुम क्यों नहीं अपने आप को बदलते हो? उसने कहा कि मैं जानता हूं लेकिन मैं बदल नहीं सकता अपने आप को। अब ये क्या, इसको कैसे ठीक किया जाए? रामायण में रावण का उदाहरण है। रावण जैसा विद्वान,
जिसको भगवान राम खुद कहते हैं, उसको मारने के बाद जब वो मृत्यु शैया पर था तो लक्ष्मण से कहते हैं जाकर उसके पैर के पास बैठकर कुछ उससे ज्ञान ले लो। अब क्या विश्वास कर सकते हो कि ऐसे ज्ञानी आदमी को ये पता नहीं होगा कि जिसका हरण किया है वो भगवान राम की पत्नी है? लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जब हम जिनको हम बदल नहीं सकते। तो जब हम बदल नहीं सकते तो शरण में जाना पड़ता है। किसके शरण में? जिसको भी आप मानते हो, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो भी आप कह लो, भगवान है, जो भी कह लो, उसकी शरण में जाना पड़ता है। और उसकी शरण में जब आप जाते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ डेवलप होती है। और मुझे एक अवसर मिला ये हार्टफुलनेस मेडिटेशन के माध्यम से कि मैं गया। और थोड़ा सा मैं ये भी शेयर करूं कि जिस समय मैं गया मेरी हालत क्या थी। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं अपने जीवन से परेशान था। मैंने नर्सिंग होम खोल दिया था, और नर्सिंग होम खोलते ही अभी वो चलना शुरू नहीं हुआ था, इतना सारा प्रेशर चारों तरफ से। और सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति क्या होता है? अपने ही प्रोफेशन का नौकर होता है। मैंने नौकरी इसलिए नहीं की कि भाई मुझे बॉस पसंद नहीं, पर यहाँ आए तो पता लगा जो मेरा प्रोफेशन था वही मेरा बॉस बन गया। अब उस समय सरकारी जो एजेंसियां हैं, जो बिजली विभाग है, जो यहाँ पर प्राधिकरण है, विकास प्राधिकरण, जब आप, अब पता नहीं, हो सकता है कि डॉक्टर्स एसोसिएटेड हो, रिलेट कर रहे हो कि जब आप नर्सिंग होम खोलते हो तो ये सब वहां पर मंडराना शुरू करते हैं। और उन समय मैं इतना परेशान था कि मैं क्या करूं। तो मेरे एक मित्र मिले जिन्होंने मुझे कहा कि हम लोग ध्यान करते हैं, आप चलिए वहां पर। और मैं चुंबक की तरह खिंचा हुआ चला गया और मैंने ध्यान किया, 3 दिन ध्यान किया। और तीसरे दिन के बाद क्या हुआ, मेरे मन के ऊपर तमाम सारा जो बोझ था वो निकल गया, हट गया। दुनिया नहीं बदली पर मैं बदल गया। सारी परिस्थितियां वही थी लेकिन मैं बदल गया। एंड दैट डे आई रियलाइज कि स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होती है, जो हमारी मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करती है और जो हमारी फिजिकल हेल्थ को भी प्रभावित करती है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़कर, सुनकर, एक दूसरे से देखकर, सीख कर लेते हैं, पर जो चीजें हम नहीं कर पाते वो भी तो करना है। एक ही लाइफ तो है, इसी जीवन में तो करना है, उसको कब करेंगे? तो फिर वहां पर हम जाते हैं उसकी शरण में, जो क्रिएटर है, जिसने पूरा विश्व बनाया, जिसने पूरा संसार बनाया। आप उसको चाहे जैसे जानते हो, पर एक बात करते हैं, एक चीज आप चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो एक चीज होती है चेतना। पेड़ में, पौधों में, सब प्राणियों में, यहाँ तक जो निर्जीव चीजें हैं उनके अंदर भी चेतना मौजूद है, कॉन्शियसनेस। और जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो एक बड़ी पतली सी फिल्म है बिटवीन सुपर कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पर काम करते हैं, मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं। मुझे जो तरीका मिला मैं उसका अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो थिन फिल्म है कॉन्शियसनेस की, हमारी चेतना की, ये एक्सपैंड करना शुरू करती है। ये गोते लगाना शुरू करती है उस सब कॉन्शियस के ओशन में, और ये उड़ना शुरू करती है सुपर कॉन्शियस के आकाश। और इसका जो एक्सपेंशन होता है, जब ये बढ़ना शुरू करती है तो आपका जो अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, वो सबको इंक्लूड करना शुरू करता है। तब आप सही मानों में कम्युनिटी बनाना शुरू करते हैं। देन यू रियलाइज कि मेरा जो अस्तित्व है वो मेरे तक, मेरी पत्नी तक, मेरे बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके अंदर धीरे 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 और लोग आने लगते हैं और समाने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जब आप, पूरा जो ब्रह्मांड है उसके अंदर समाता है, और तब दो चीजें होती हैं आपके साथ। और वो दो चीजें क्या है? वो दो बड़े इंपॉर्टेंट डिवाइन कैरेक्टर्स हैं। एक है लव, अनजाने व्यक्ति से भी प्रेम होने लगता है, जिसको आप जानते तक नहीं, उससे मुलाकात करते हैं और आपके अंदर, आपके दिल में उसके लिए प्रेम आप महसूस करने लगते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है? आप ज्यादा से ज्यादा शांत होते चले जाते हैं, मोर एंड मोर काम। और ये डिवाइन कैरेक्टर्स हैं, डिवाइन एट्रीब्यूट्स हैं, जो हमको अपने अंदर लाने ही लाने हैं। मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ, ईश्वर की कृपा थी मेरे ऊपर कि मुझे एक ऐसी टेक्निक मिली जिसने बड़ी आसानी से मेरे अंदर ये कर दिया। और मैं आज पाता हूँ कि इन सब चीजों में मुझे कोई विशेष दिक्कतें नहीं आ रही। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्शन को पहुंच गया हूँ, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। बट जो मेंटल हेल्थ की बात करें, जो स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करें, तो मैं पाता हूँ कि एक अच्छे लेवल पर वो हेल्थ है। कहते हैं ना कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, मनुष्य का जो अस्तित्व है, वो दो के बीच में है, एनिमल एग्जिस्टेंस और डिवाइन एग्जिस्टेंस के बीच। और इस जीवन में हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम ग्रो करें टुवर्ड्स डिवाइन। और उसके लिए जरूरी है कि हम जो क्रिएटर है उसकी ओर मुड़े। और कहा जाता है ना, अगर उसको ढूंढना है तो कहाँ ढूंढोगे भाई? हम मंदिर में ढूंढते हैं, मस्जिद में ढूंढते हैं, गुरुद्वारे में ढूंढते हैं, पर क्या वो वहां है? और सबने सुना है कि वो तो हमारे हृदय में है, तो हम हृदय में क्यों नहीं ढूंढते?
तो जो हमारा हार्टफुलनेस मेडिटेशन का टेक्निक है वो ये बताता है कि अगर आप मानते हो कि ईश्वर हृदय में है, या वो चेतना जो है, सार्वभौमिक चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आपके हार्ट में है, तो क्यों नहीं उधर अटेंशन ले जाते। और जब आप अटेंशन उधर ले जाते हैं तो थोड़ी आंखें बंद कर देते हैं कि भाई दुनिया से थोड़ा कट ऑफ हो जाए। आंख बंद करते अगर शांति से आप बैठोगे तो आप देखोगे कनेक्शन कट जाता है दुनिया से। और फिर जब आप वहां जाते हैं, उसके ऊपर ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे महसूस होने लगता है, आपको अच्छा होने लगता है। तो आप और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सरेंडर करते चले जाते हैं। फिर एक अद्भुत चीज होती है कि इस तरह की जो परेशानियां हैं, जो इंटरेक्शन हैं लोगों के साथ, कोई पसंद है कोई नापसंद है, किस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, जितने डाउट्स हैं वो अंदर से आपको आने लगते हैं उसका रिप्लाई, कि इस सिचुएशन में मुझे ये करना चाहिए। और इसी को कहा जाता है विवेक, डिस्क्रिमिनेशन। और इंटेलेक्ट से विजडम। इंटेलेक्ट क्या है? हमने पैदा हुए, बहुत सारी चीजें देखी, पढ़ी, सुनी, तमाम सारे लोगों को सुना, और हमारे दिमाग में एक चीज इकट्ठा हो गई, वही इंटेलेक्ट। पर इंटेलेक्ट को जब हम प्योरीफाई करते चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द सुपर पावर, तो ये धीरे धीरे कन्वर्ट होती है विजडम में। इंटेलेक्ट पहले इंट्यूशन, आप देखेंगे बहुत सारे लोग को इंट्यूशन होता है, चीजों को समझ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो हायर लेवल पर है उस स्पिरिचुअल हेल्थ की, कि जहां पर वो इंटेलेक्ट इंट्यूशन बन चुका है। और जब आप पूरी तरह से प्योरिटी की ओर पहुंचते हैं तो आप विजडम कह, यू बिकम अ वाइज पर्सन। और इसमें मदद करती है हमारी हार्टफुलनेस टेक्निक में दो चीजें हैं जो बहुत हेल्प करती है। एक तो हम फिजिकल रिलैक्सेशन करते हैं, हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, उसको हम लगा देते हैं, सुनते हैं, और बॉडी हमारी रिलैक्स हो जाती है। और कहा जाता है कि जब आप रिलैक्स्ड होकर मेडिटेशन करते हैं तो ध्यान की गहराई में जा सकते हैं। दूसरी जो एक पार्ट है हमारे इस मेडिटेशन का, वो बड़ा यूनिक है, वो है क्लीनिंग। हम अपने माइंड से ढेर सारे इंप्रेशंस को साफ कर पाते हैं। और ये इंप्रेशंस क्या है? देखिए, एक चीज होती है याददाश्त, मेमोरी। मेमोरी तो जरूरी है, चीजें याद रहना चाहिए, आप भूल जाओगे तो फिर दुनिया में रहोगे कैसे। लेकिन इन चीजों, ये जो चीजें हमें याद रहती हैं, इसके साथ हमारी जो रिएक्शंस है, हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं, उस समय की जो फीलिंग्स है, वो भी स्टोर हो जाती है। और किसी भी सिचुएशन में एक बच्चे की तरह हम उसको प्योरिटी के साथ नहीं डील कर पाते। हमारे जो प्रेजुडिसेस हैं, जो हमारे पूर्वाग्रह हैं, वो आड़े आते हैं, और वो हमको कहीं ना कहीं एक सिंपल ह्यूमन बीइंग बनने में डिफिकल्टी पैदा करते हैं। और साथ साथ तमाम सारी जो अड़चने हैं दुनिया में जो पैदा होती है कि भाई ये क्यों ऐसा है, वो क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, ये सब पैदा करती है। दैट लीड्स टू स्ट्रेस, दैट लीड्स टू फिजिकल इलनेसेस, क्योंकि माइंड में जो होता है उसको शरीर में जाना है जाना। और तीसरी चीज होती है हार्टफुलनेस मेडिटेशन में, क्या होता है कि आप वो जो डिवाइन एनर्जी है उसको अपने अंदर ट्रांसमिट होने देते हैं। यू अलाउ इट टू बी ट्रांसमिटेड टू यू, एंड दैट, और ये जो डिवाइन एनर्जी जब आप उसका ट्रांसमिशन आप महसूस करते हैं, तो ये आपको मेडिटेशन की गहराइयों में ले जाता है। और तब आप इस दुनिया का, साधारण शब्दों में कहा जाए कि जो दुनिया का क्रियाकलाप है, जो हालचाल है, उसकी रियलिटी जानने लगते हैं। और जब आप रियलिटी जानने लगते हैं तो आपका जीवन शांत हो जाता है। जैसे एक रियलिटी मैंने जानी कि आज मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, वॉट एवर, गुड और बैड, ज्यादातर गुड वाला हम लोग ले लेते हैं, बैड किसी और के जिम्मे डाल देते हैं। गुड एंड बैड बोथ आर बिकॉज ऑफ मी ओनली। मैं हूं इसलिए वो कमियां हैं, मैं हूं इसलिए वो बुराइयां हैं, मैं हूं इसलिए वो कष्ट हैं, मैं हूं वो इसलिए बीमारियां हैं। तो जब आपको केवल इतना एहसास हो जाए तो कष्ट आधे से ज्यादा कम हो जाता है। ये जो भी है मेरी वजह से। आप देखो, एक बार अपने आप को कस के तमाचा लगाओ और किसी दूसरे से कह दो तमाचा लगाए, वो थोड़ा धीमा, वो अपना वाला आप जोर से भी लगाओगे तो कम लगेगा, क्योंकि वो हमने लगाया। इसीलिए जिन चीजों के जिम्मेदार हम हैं उसका कष्ट हमें कम होता है। तो बड़ा बहुत ह्यूज विषय है, एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड कि हमारे भाई मनोज अग्रवाल जी ने मुझे बुलाया इसके लिए, और मैं इतनी सारी चीजें आपके साथ शेयर कर पाया। इसके ऊपर बोलना शुरू करें तो आप बोलते ही चले जाओ। लेकिन एक जो चीज मैं इस्तेमाल करता हूं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो दो हैं। देखिए, ज्यादातर परेशानियां क्यों हैं कि हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारे परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा क्यों है
मैं सही हूं वो गलत है। ज्यादातर लोगों की समस्या है कि मैं सही हूं वो गलत। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीपल आर नॉट राइट और रॉन्ग, दे आर डिफरेंट। अगर इसको हम अपने चेतना की गहराई में ले जाएं तो बहुत सारे कष्ट कम हो जाएंगे, कि कोई सही या गलत नहीं है, सब अलग हैं, लोग अलग हैं, मैं अलग हूं वो अलग है। और एक प्रेयर है जिसको सेरेनिटी प्रेयर कहा जाता है। आजकल दुनिया में लोग परेशान हैं बहुत सारे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, भविष्य में यह हो जाएगा। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूं तो बड़ी चिंताएं करते हैं वो देश को लेकर, परिस्थितियों को लेकर। तो मैं उनसे कहता हूं कि देखो भाई, आप इस सारी परिस्थिति में क्या कर सकते हो। हालांकि बहुत ज्यादातर लोगों को बात समझ में नहीं आती, बट फिर भी मुझे जो कहना है मैं कहता हूँ कि ये सारी जो सिचुएशन है इसमें आप कर क्या सकते हैं। इसमें आप केवल अपने आप को बदल सकते हैं, और कुछ नहीं बदल सकते। पर हो सकता है कहीं पर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पर आप कुछ कर पाए, जहां पर कुछ जाके बदल पाए। और कुछ ऐसी सिचुएशन हो जहां आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप करें क्या। तो ऐसे में एक प्रेयर है, उसको सेरेनिटी की प्रेयर कहा जाता है। वो प्रेयर हम ईश्वर से कर सकते हैं कि गॉड प्लीज गिव मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स विच आई कैन नॉट चेंज। हे ईश्वर, मुझे वो शांति दो कि जिन चीजों को मैं बदल नहीं सकता उन्हें स्वीकार करो। गिव मी द करेज टू द चेंज द थिंग्स विच आई कैन। और मुझे साहस दो कि जो मैं बदल सकता हूं वो मैं बदल सकता हूं। एंड गिव मी द विजडम टू नो द डिफरेंस। और इन दोनों सिचुएशंस में जो अंतर है उसको जानने की मुझे बुद्धि भी दो। और ये प्रेयर मेरे लिए बहुत काम करती है, बहुत शांति प्रदान करती है, मेरी मेंटल हेल्थ को बहुत साउंड बना के रखती है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है दुविधा की, मैं यही प्रे करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप कि कुछ आपको मैसेज मिला होगा, कुछ बातें समझ में आई होंगी। और एक बार फिर से मैं बता दूं कि मैं इस विषय का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, मैंने केवल अपने जीवन के अनुभव आपके साथ शेयर किए। सो थैंक यू मनोज सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। नाउ आई एम गिविंग इट बैक टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग हो डॉक्टर साहब, डॉक्टर नलिन जी के लिए। और आज आपने जितने अच्छे से फिजिकल हेल्थ से हमें मेंटल हेल्थ की तरफ ले गए, मेंटल हेल्थ से फिर स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ ले गए, और जितनी गहराई में जाकर के, क्योंकि मैं भी थोड़ा स्पिरिचुअल डेप्थ में अपने आप को ढूंढता रहता हूं, तो जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से हम डिवाइन से कनेक्ट हो जाएं, कैसे हम परेशान होते हैं, तो बहुत सारा विजडम आज आपने अपने अनुभव से जो शेयर किया है। आज इस कम्युनिटी में, होलिस्टिक वेलनेस की कम्युनिटी में बहुत लोगों की लाइफ में फर्क आएगा, चेंज आएगा। और जो हमारा विजन है, हमारा जो पर्पस है कि इस कम्युनिटी में हम लोगों के जिंदगी में अवेयरनेस क्रिएट करें। क्योंकि एक बात तो निश्चित है जो हम सब मानेंगे कि फाइनेंशियल जो गोल है, जो चैलेंज है, जो काम है, वो तो हम सब कर रहे हैं, उसका महत्व समझते हैं, लेकिन उसे अर्न करने में हमारा अपने आप से साथ छूट जा रहा है। और हम बाकी के जो 4 पिलर हैं, जिसे हम पैसे से नहीं खरीद सकते, न कमा सकते हैं, और उसको हम फ्री में कर सकते हैं केवल एक ऐसी कम्युनिटी में अपने आप को रख करके जहां पर इस पर चर्चा हो, बातचीत हो, और हम ग्रो करें। और हमारे लाइफ के ये पिलर अगर अच्छे हो जाएंगे तो फाइनेंशियल पिलर पे भी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। तो आज आपने पूरे होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर जिस तरह से बात किया, डेफिनेटली आई बिकम योर फैन। कि मैं, मेरी खुद की जिंदगी में आज बहुत फर्क पड़ा, मुझे बहुत गहरी बातें समझ में आई, और बहुत अच्छे से आपने फिजिकल हेल्थ के बारे में किया। और हमारा केवल इस कम्युनिटी में एक ही उद्देश्य है कि हम होलिस्टिक हेल्थ को अचीव करें, ऑप्टिमम होलिस्टिक हेल्थ को। और उसके लिए हर संडे को हम इसी तरह डॉक्टर साहब की तरह बहुत ही ज्यादा जो व्यक्ति के पास अनुभव है, गहराई है, समझ है, जिन्होंने इस तरह के जीवन को जिया है, उन्हें हम लेके आते हैं आपके बीच। और उनके विजडम से वो जो आके हमें बताते हैं, उससे डेफिनेटली हम सबके जीवन में बहुत फर्क पड़ रहा है। और हम चाहते हैं कि आप सबके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो, और एक दिन आप आए और आप आकर के अपने ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ शेयर करें, बताएं, और आपकी वजह से औरों की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क आए। तो अवेयरनेस क्रिएट करना, ये इस कम्युनिटी का उद्देश्य है। और हर संडे को 4 बजे हम ये सेशन करते हैं 1 घंटे के लिए, जिसमें मेंटल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस की बात होती है। लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने बोला, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। इसके लिए हम लोग मॉर्निंग में 4 बजे मंडे से फ्राइडे योगा सेशन, प्राणायाम करते हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर के पार्टिसिपेट कर सकता है। और
इन सब के लिंक्स आपको इंस्टाग्राम पे, आप होलिस्टिक वेलनेस के पेज पे जाएंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आप होलिस्टिक वेलनेस के पेज को फॉलो कर सकते हैं। होलिस्टिक वेलनेस के पेज वहां पर जब आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं और ये चीजें अपनी जिंदगी में भी ला सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिटी में जब हम होते हैं और उस कम्युनिटी का गोल जो होता है, उसकी जो संगत होती है, उसी का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा पड़ता है। जैसे कि देखा जाता है कि हम अकेले एक्सरसाइज करना चाहें, वॉकिंग करना चाहें तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन 10 लोगों के कम्युनिटी बना करके करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों, अगले संडे को फिर मिलेंगे हम 4 बजे, और मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग से हम फिर से डॉक्टर साहब का धन्यवाद अदा करते हैं। एंड रियली इट्स ग्रेट एंड ऑसम सेशन, जहां पे आपने अपनी विजडम को बिखेरा आज और बहुत लोगों के जीवन में फर्क आया। हम इंतजार कर रहे हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन का, कि आपका अनुभव, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें आप जब बने रहेंगे तो एक दिन आपके जीवन में आएगा, और आप जब अपनी स्टोरी को शेयर करेंगे तो बहुत लोगों के जीवन में फर्क आएगा। बट एक बात ध्यान में रखिए, इंस्टाग्राम पे जाकर के होलिस्टिक वेलनेस के पेज को फॉलो कीजिए। जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, उनसे आप इंस्टाग्राम का लिंक भी ले सकते हैं, और मॉर्निंग सेशन में और इवनिंग सेशन में, क्योंकि मैं खुद जब से मॉर्निंग में कंटिन्यूअसली वीडियो ऑन करके योगा प्राणायाम कर रहा हूं, इट्स ट्रिमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन इन माय हेल्थ, अमेजिंग। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपने को अनम्यूट कर लें और हम जोरदार क्लैपिंग के साथ डॉक्टर साहब से इजाजत लेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आपने अपना कीमती समय दिया हम सबको। थैंक यू।